हेलो दोस्तों, मैं सतपाल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके अपने चैनल में, जहां आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं शेयर मार्केट के एक ऐसे दिग्गज स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने पिछले 40 सालों में अपने इन्वेस्टर को भर भर के बोनस और डिविडेंड दिया है, जिससे इन्वेस्टर माला माल हुए हैं। लेकिन ये स्टॉक पिछले 1 सालों में अपने इन्वेस्टर को रुला दिया है। ये 1 साल में 740 रुपये का हाई लगाकर 372 रुपये तक गिर गया है और 391 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी अभी लगभग 45% डिस्काउंट में ये स्टॉक आपको मिल रहा है। इसके गिरावट की असली वजह यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट थी, क्योंकि इनका 86% रेवेन्यू इन्हीं दोनों मार्केट से है। यूएस मार्केट और आईटी सेक्टर की गिरावट में ये शेयर भी गिरा। लेकिन दोस्तों, ये क्वालिटी स्टॉक जितना गिरे उतना खरीदो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ विप्रो लिमिटेड की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और वैल्यूएशन और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल भी मिलने वाला है अंत में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। विप्रो लिमिटेड एक ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग और बीपीएस कंपनी है। बीपीएस का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। यह इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक के बाद। कंपनी का 97% रेवेन्यू आईटी सर्विसेज सेगमेंट से आता है। ये अपने आईटी सर्विसेज सेगमेंट को 2 ग्लोबल बिजनेस लाइन से हैंडल करते हैं, आइडियाज, आईकोर से। आइडियाज में क्या है, इसमें सर्विस लाइन, डोमेन, कंसल्टिंग, एप्लीकेशन एंड डाटा इंजीनियरिंग और R&D है, और विप्रो डिजिटल भी शामिल है। आईकोर में देखेंगे, इसमें सर्विस लाइन्स एंड क्लाउड एंड इंफ्रा सर्विसेज यानी CIS, डिजिटल एंड प्लेटफॉर्म और सिक्योरिटी रिस्क सर्विसेज। अब अगर आईटी सर्विसेज का सेक्टर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो BFSI से 31%, कंज्यूमर से 16%, हेल्थ से 14%, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स एंड यूटिलिटीज से 13%, टेक्नोलॉजी से 13%, मैन्युफैक्चरिंग से 8% एंड कम्युनिकेशन से 5% का रेवेन्यू ब्रेकअप है इनका। अब अगर इनके स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट वाइज देखेंगे तो अमेरिका से 60% का, यूरोप से 26% का, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से 14% का रेवेन्यू ब्रेकअप है। जो कि वहीं पे ग्लोबल बिजनेस लाइन वाइज अगर इनका देखेंगे तो आइडियाज से 57% का रेवेन्यू आता है और आईकोर से 43% का रेवेन्यू आता है। वहीं पे आईटी प्रोडक्ट सेगमेंट में अगर देखेंगे तो 1% का रेवेन्यू आता है, जो कि इंस्टीट्यूट, टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर से ये रेवेन्यू आता है। अब वहीं पे ISRE सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पे 2% का रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से और स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से 2% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 26 से ज़्यादा कंपनियों का मर्जर किया है डिफरेंट एरियाज से, आईटी सेक्टर से। आइए दोस्तों, हम स्टॉक के फंडामेंटल और वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2,12,804 करोड़ का है। वहीं पर स्टॉक का P 18.9 है, जो कि अपने इंडस्ट्री P 24.4 से कम है, यानी इस मामले में P अच्छा है कंपनी का। अब देखते हैं कि क्या PEG भी इसका कम है। PEG रेशियो देखेंगे तो 2.5 का है। यहाँ पर अभी स्टॉक इस मामले में ओवर वैल्यूड है, इतना गिरने के बाद भी। PEG अगर 1 से कम होता है तो स्टॉक मार्केट में अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल PEG रेशियो, बुक वैल्यू, EPS के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज्ञानपावर.com पर विजिट कर सकते हैं। और डेली मार्केट न्यूज और ट्रेडिंग स्टॉक पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हार्ट ट्रेडिंग स्टॉक को करें, जहां पे आपको डेली ट्रेडिंग के स्टॉक मिलेंगे और डेली के न्यूज मिला करेंगे। स्टॉक के प्राइस और बुक वैल्यू की तुलना करेंगे तो यहाँ पर बुक वैल्यू 130 का है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स है प्राइस का। तो PB रेशियो अगर 5 के ऊपर हो तो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर 3 का है तो ठीक है। स्टॉक का ROCE 21.1% का है, ROE 20.3% का है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर वहीं सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 ईयर का तो 7.42% का है, ये थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 20.3% का है, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन असेट 12.9%, NPM लास्ट ईयर 15.4% और रिटर्न ओवर 5 ईयर 11.5% का है, जो कि बहुत अच्छा है। अब वहीं करंट रेशियो देखेंगे तो 2.02, ये भी अच्छा है। कैश साइकिल देखेंगे इनका 53 डेज का। कैश साइकिल का मतलब होता है कि 53 दिनों में इनको अपने कस्टमर से पैसा वापस मिल जाता है, जो मतलब ये सेल करते हैं उसे पैसा मिल जाता है। अब वही प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो निगेटिव है, -7% का है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आप देख रहे हैं। अगर वही प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 73% का है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 11,273 करोड़ का रहा है, जो कि अच्छा है। कंपनी का डेप्ट 19,459 करोड़ का है, जो मार्केट कैप के हिसाब से
बहुत कम है। अब आइए हम इनके एनुअल रिजल्ट में सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की तुलना कर लेते हैं। तो देखेंगे कि इनके सेल्स में मार्च 2019 से मार्च 2020, 21, 22 के बीच में लगातार सेल्स ग्रोथ किया है, बट TTM में भी सेल्स ग्रोथ किया है। लेकिन अभी यहाँ देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19 में, 20 में, 21 में और 22 में ग्रोथ तो किया है, बट TTM में ग्रोथ नहीं किया है, यहाँ पे डाउन हुआ है। अब वहीं नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बढ़ा है, लेकिन TTM में डाउन हुआ है नेट प्रॉफिट भी इनका। नेट प्रॉफिट इनका यहाँ पे गिरा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, सेल्स तो बढ़ा है TTM में, ये एक कारण रहा गिरावट का। हम आइए क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं। दिसंबर 2020 में 15,670 करोड़ का सेल्स था, वहीं दिसंबर 2021 में 20,315 करोड़ का सेल्स हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे कि दिसंबर 2020 में 4,117 करोड़ का था, लेकिन वहीं दिसंबर 2021 में 4,181 करोड़ का रहा, जो कि बढ़ा है। अब हम आते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो दिसंबर 2020 में 2,998 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर 2021 में 2,972 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, यानी कि 20 की तुलना में दिसंबर 21 में नेट प्रॉफिट गिरा है। अब हम मार्च 2021 और मार्च 2022 की तुलना करेंगे तो सेल्स बढ़ा है 21 से 22 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है 21 से 22 के बीच में, लेकिन नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। मार्च 2021 का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 2,974 करोड़ का था, वहीं मार्च 2022 का 3,092 करोड़ का। जून 2021 में आते हैं, तब देखते हैं कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3,248 से 2,559 करोड़ हो जाता है, जो कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिरा है। वहीं देखेंगे सेल्स जो कि बढ़ा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है। ये दोनों चीज़ें, मतलब नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 22 में गिरा है 21 की तुलना में। अब वहीं सितंबर 21 का और सितंबर 22 का हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि सेल्स बढ़ा है सितंबर 22 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है सितंबर 22 में और नेट प्रॉफिट भी गिरा है। लेकिन वहीं देखेंगे जून 22 और सितंबर 22 का, तो यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। आइए हम अब कंपनी के रिटर्न्स को देख लेते हैं कि कंपनी कैसे रिटर्न दी है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 ईयर में 8%, 5 ईयर में 7%, 3 ईयर में 10% और TTM में 22% का है। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 8%, 8%, 11% और TTM में -7% का दिया है, जो प्रॉफिट ग्रोथ आपको तभी बताया था। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10 सालों में 10% का, 5 ईयर में 11% का, 3 ईयर में 15% का, लेकिन 1 ईयर में -43% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 10 ईयर का 20%, 5 ईयर का 18%, 3 ईयर का 19% और लास्ट ईयर का 20%। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 22 में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा होल्डिंग है। इनके प्रमोटर जो हैं अजीम प्रेम जी हैं। और FIIs की होल्डिंग रिड्यूस हुई है, लेकिन वहीं पर DIIs की होल्डिंग देखेंगे तो डबल किया है DIIs ने उन्हें। शुरू में मैं आपको बताया था कि इस स्टॉक में आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है, तो अब देखिए वो स्पेशल है क्या, तो ये चार्ट से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि फरवरी 2000 में स्टॉक ने जो हाई लगाया था 388 का, उसको ब्रेक करने में 20 साल लगे, यानी दिसंबर 2020 को इसने 388 के हाई को ब्रेक किया। लेकिन फिर अब देख रहे हैं कि 2 साल बाद दिसंबर फिर चल रहा है, तो ये फिर से उसी प्राइस के पास आके खड़ा है। इस टाइम पे 388 के पास ही आके खड़ा है ये स्टॉक, और उसी पे कई दिनों से घूम रहा है, यानी कि। और अभी देखेंगे तो ये स्टॉक अपने हाई से, जो 740 का हाई लगाया था, वहाँ से 49% यानी 372 तक गया था, तो वो 49% का फॉल वहाँ से दे चुका है। चार्ट ही बताता है कि विप्रो किस तरीके से चलता है। विप्रो पिछले 20 सालों में कैसे चल रहा है, तो इसकी कुछ एनालिसिस है। जब विप्रो अपने हाई से गिरता है तो एवरेज 53% गिरता है 1 साल में, और अभी आप देख रहे होंगे स्टॉक अपने हाई से 49% गिर चुका है, मतलब ऑलमोस्ट अपने एवरेज फॉल के बराबर है। और वहीं विप्रो औसतन एक हाई से दूसरा हाई बनाने में 31 महीना लेता है, जिसमें देखेंगे कि आपको 13 महीना लगभग पूरा हो चुका है, यानी अक्टूबर 2021 से गिरना चालू हुआ था और ये दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पे आपको 13 महीना कंप्लीट हो चुका है। अब मतलब कि 31 में अगर 13 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 18 महीना। विप्रो को नया हाई लगाने में 18 महीना बचा है, मतलब 18 महीने में लगा सकता है, 100% नहीं लेकिन लगा सकता है। और विप्रो का एक हाई से दूसरा हाई लगाने में एवरेज राइज परसेंट जो है 41% है, यानी कि
अगर अब विप्रो जब नया हाई लगाएगा 740 के ऊपर से तो 41% का हाई लगा सकता है। ये एवरेज राइज परसेंट है विप्रो का। यानी इस हिसाब से आने वाले 18 महीने में विप्रो 1000 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अगर 740 का 41% करेंगे तो लगभग 343 रुपये आता है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो आ रहा है 1043 का आ रहा है, मतलब इसका नया टारगेट 1043 आने वाले 18 महीने में हो सकता है। इस समय विप्रो जहाँ पर खड़ा है ये 372 से 400 का बीच का जो रेंज चल रहा है ना, ये यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ से गिर जाता है तो आप और बाइंग कर सकते हैं SIP मोड में, क्योंकि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में 5 से 10 सालों में अच्छा रिटर्न देगा। और ये तो अभी मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से तो 18 महीने में ही एक नया हाई मार सकता है, विप्रो का डाटा कहता है। तो ये स्टॉक आप SIP मोड में हमेशा लेते रहिए, क्योंकि आप इसका पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे तो हमेशा शेयर मार्केट में एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है, जब बोनस और डिविडेंड की बात आती है तो सबसे पहले विप्रो और इन्फोसिस ही खड़े होते हैं। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।